हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 जो सामाजिक विज्ञान है उसके जितने सारे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उन सबको करना क्या है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो साइंस हो एंड चाहे वो इंग्लिश हो, हर एक को दिक्कत है। अब दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। जैसा मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने साइंस का ऑलरेडी बता दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग बाय सरवन लेक्चर, वो भी साइंस का, ठीक है। एंड अगर आपको सामाजिक विज्ञान का देखना है तो ये वीडियो देखिए। देखो आपको करना क्या है, मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा तो आप उसमें से दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डेली याद करना और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। यहाँ आपको दो देश पर प्रभाव पड़ा था, एक तो फ्रांस एक दूसरा यूरोप। तो इन दोनों के प्रभावों का वर्णन करना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट लिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और अगर आप लोगों ने फुल चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बाय सरवन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब आपका बेसिक है, इन सबको जानना जरूरी है। खूनी रविवार की घटना, ये सारी चीजें आपको मतलब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इन सबको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना जैसा मैंने बताया है। तो ये आपका सारे इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आप एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन याद करना। अगर आपको नहीं आता है कमेंट करना, सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो कि नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त वर्णन करो या संक्षिप्त विवरण करो। कोई दिक्कत नहीं, जो नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था वो मतलब प्रारंभ तो किया गया था, ये तो सभी को पता है, मतलब प्रारंभ किया गया था, तो उसका संक्षिप्त में विवरण करो या फिर उसका वर्णन करो। देखो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है ना वो सब गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी के कुछ ऐसे आंदोलन है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए, दांडी यात्रा, सत्याग्रह आंदोलन एंड कुछ और ऐसे आंदोलन है, नमक वाला आंदोलन, सब कुछ आंदोलन थोड़े याद कर लो उनकी, क्योंकि वो सारे आंदोलन आपके हिस्ट्री या सामाजिक विज्ञान में दिया गया है, तो उन सबको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो ताकि आप भी टॉपर बन सको, 90% अचीव कर सको। देखो आपको करना क्या है, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको याद कर लो। ओनली आपका 30 दिन का काम है, 30 डेज यानी कि 30 दिनों का काम है, और आपके पास अभी 4 या 5-6 महीने हैं और बचे 5 महीने, और 5 महीने में आप चाहो तो इसका 2 गुना लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हो। एंड आप सॉल्व क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सबको भी याद करना पड़ेगा। तो सभी को याद करो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। भाई ये दोनों लगभग सेम ही है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। वो तो नमक सत्याग्रह आंदोलन था लेकिन यहाँ केवल सत्याग्रह की बात की गई है। ओके, तो यहाँ आपको सत्याग्रह पर टिप्पणी करना है, अच्छे से टिप्पणी करना है, तो यहाँ आपको ये भी समझ में आ गया। एंड प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 18वीं शताब्दी के अंत में हुई उन परिवर्तनों का वर्णन करो जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। मतलब जो 18वीं शताब्दी के अंत में परिवर्तन हुए थे तो उन परिवर्तन का आपको वर्णन करना है, जो परिवर्तन हुआ था, जो ब्रिटेन के पूरे स्वरूप को बदल दिया था, जिन्होंने ब्रिटेन के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया, तो ये आपको वर्णन करना है 18वीं शताब्दी के अंत वाला, ठीक है। जितने भी परिवर्तन हुए थे उनका आप कारण निवारण सब कुछ वर्णन कर दो जो ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया था। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग नोट बना लो, नोट कर लो, और एक एक क्वेश्चन का आप आंसर डेली बाय डेली लिखते चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एक दवा की जैसा है। अगर आप लोग अच्छे से लिख लोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आप 2 मिनट में लिख कर रख दोगे और आपको लगेगा कि समय ज्यादा है पेपर कम है। और अगर आप लोग नहीं याद करोगे तो ऐसा लगेगा कि पेपर कितना बड़ा है समय कितना कम है। तो आप सही से पढ़ना, आपके पास बहुत ज्यादा समय है अभी भी, और अभी तो समय बहुत है लेकिन अब आप लोग जैसा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करो। जैसे मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा की क्षय हो रहा है, तो उसको रोकने के कुछ कारण है। जैसे पोल्यूशन है यानी कि प्रदूषण है, प्रदूषण इतना तेजी से बढ़ रहा है तो इसके भी रोकने के कारण हैं। अगर जो आदमी है ना, एक मतलब मानव जो है, मानव की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना मृदा अपरदन हो रहा है, और वही चाहे तो उसे रोक सकते हैं। बट
कहाँ एक लोगों से करने से कुछ नहीं होता, 1000 लोग भी करें तो कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, अगर सभी लोग सोचेंगे तभी ये होने वाला है। तो ऐसे में आप यहां देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करो। समझ में आ रहा ना हर एक क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालिए। जो वन है, वन और वन्य जीव, वन मतलब जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, और वन्य जीव जो उसमें निवास करते हैं, उनके संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालो। जो उनके सहयोग करते हैं, उनके रीति रिवाज जो है, उन पर आपको प्रकाश डालना है। अगर आपको इन सब का आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे यार आपको बुक में मिल जाएंगे, कोई गाइड है तो वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोशिश करो, हर एक का आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके आंसर कम से कम 2-3 पेजेस होते हैं, और उतना अगर आप लोग चाहो तो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा हार्ड लगे 2-3 क्वेश्चन उसे कमेंट कर देना, उसका मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी ही। और आपको कुछ तो भाई करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अगला देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन करो या लाभों का वर्णन करो। जैसे जो बहुउद्देशीय परियोजना है, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, तो उससे जो होने वाले लाभों का वर्णन करना है। लाभ, जो लाभ है, अब भाई कोई भी परियोजना है तो उससे कोई ना कोई लाभ है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का लाभों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस किया जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग नोट बना लो, नोट कर लो। ये सब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा सर्च किया, कुछ मॉडल पेपर, कुछ पुराने पेपर, सबको निकाल के कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो बुक हैं उन सबको लेकर देखा कि कौन से ज़्यादा आते हैं, तो उन सबको देख कर अच्छे से लिखा, ताकि हाँ आप भी एक बेहतर नंबर अचीव कर सको, ठीक है। तो आप इन सब का आंसर याद करने की कोशिश करना, और आप एडवांस भी याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए उपाय बताइए। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है तो सरकार ने कुछ उपाय बताए हैं कि कृषि उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाती है, उसके उपायों का वर्णन करना है, और आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। और आप वहां से याद कर सकते हो। तो कृषि उत्पादन की वृद्धि में हर एक किसान जो है वो सोचता है कि हमारी कृषि का उत्पादन ज्यादा हो, अब की बार अगर 2 कुंटल हुआ है तो अगली बार 3 कुंटल हो, तो ऐसे में हो जाता है कि हाँ सोचते हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे रोग आ चुके हैं जो हाँ कृषि की उत्पादन शक्ति को कम करते हैं। तो ऐसे में आपको उनकी वृद्धि के कारण बताने हैं, उपाय बताने हैं जो सरकार द्वारा बताए गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, और आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना है। ऐसे में साइंस का भी बताया है, सामाजिक विज्ञान का भी बता देता हूं, ताकि आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लोगे ना। अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो छोटे मोटे क्वेश्चन इसी में से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, और कुछ ही क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भूगोल, आपका नागरिक शास्त्र एंड अर्थशास्त्र एंड सब कुछ इसी में है, चारों के चारों, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन को। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जो गैर परंपरागत हैं, ठीक है। एक परंपरागत स्रोत होता है, एक गैर परंपरागत स्रोत होता है, लेकिन आपको यहाँ गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार में वर्णन करना है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे से लॉन्ग में वर्णन करना है। अगला है भारत में संचार के साधनों का वर्णन करो। जो भारत में संचार के जो साधन है, ठीक है, संचार के जो जितने भी साधन है उन सब का वर्णन करो। पहले आप सोचो कि संचार के साधन कितने हैं, उन सब का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके नाम लिखो। फिर आप कोशिश करो, रफ उठाओ, रफ और रफ में ऐसे लाइन से एक एक का वर्णन करना कोशिश करो। और जैसे आप वर्णन करना सीख जाओगे, छोटे जैसे थोड़ा कम ही सीखोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। मतलब जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं, तो उनको आपको बताना है क्या है। इसमें प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो, और अगर जितने भी तरीका बताते हो उसका एक एक उदाहरण भी देना है। ओके, दे दोगे तो एक एक उदाहरण देना, जितने तरीके हैं उनका अलग अलग उदाहरण देना, ठीक है। व्यवस्था के जो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो ही गया। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इनके 4 लक्षण बताइए। जो भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था वो कैसी है, और इसके आपके 4 लक्षण बताने हैं। संघीय व्यवस्था के कितने लक्षण बताने हैं? 4 लक्षण बताने हैं। तो यहां से भाई इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना, और
कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोगों के लिए हमेशा साथ हूं एंड आप लोग कमेंट करना, बता दूंगा, ठीक है। तो यहां से आपका ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिखा दिया। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। जो सांप्रदायिकता है लोकतंत्र के लिए घातक है, दो कारण बताइए। जैसे जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, घाटा करता है, घातक है, ठीक है। तो जैसे जहर होता है वैसे, तो इसके दो कारण बताने हैं क्यों घातक है। अगर कोई भी इंसान है वो मतलब दुष्ट है तो वो क्यों है, उसके दो कारण बताने हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है, आप इसके दो कारण अगर वैसे भी जान जाते हो ना तो उसको आप विस्तार में अच्छे से लिख दो, जिस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं चार आवश्यकताओं या दशाओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं चार आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। जो आवश्यक दशाएं हैं, यहाँ भाई देखो थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझा करो। जो आवश्यक दशाएं हैं और चार आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में या फिर आपको कुछ बुक्स में मिल जाएंगे। ऑलरेडी ये सब दिए हुए हैं, वो तो मैंने आप लोगों को जो जितना इंपॉर्टेंट है उतनी अच्छी से बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। ये आईएमपी क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना कि लोकतंत्र के जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनकी वर्णन करना है। जैसे कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे लोकतंत्र के प्रमुख कुछ सम्मुख चुनौतियां हैं, उनके सामने भी कुछ चुनौतियां, तो उन चुनौतियों का आपका वर्णन करना है। जितने भी चुनौतियां हैं आप उसका वर्णन करो, 1 2 4 5 6 10 हैं, ज्यादा से ज्यादा हैं, ठीक है। तो उन सब का आपको वर्णन करना है अच्छे से डिटेल में, तभी आप उसका एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। और हाँ, आपको अगर नहीं आता है तो भी आप सामाजिक विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते चले जाओ, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते चले जाओ, क्योंकि आपका अगर हैंड राइटिंग अच्छा है ना तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है। क्वेश्चन नंबर 17, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किस पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जैसे देखो विकास मापने वाला एक मापदंड होता है, वो कौन सा है, यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अब वो आपको कुछ पहलुओं बताना है, कुछ कारण बताने हैं कि ऐसे अलग है, कुछ आपको अलग अलग चीजें बताना पड़ेगा, वो सारे आपके बुक में मिल जाएंगे। अब इन सब के जानते हुए 1 से 2 पेजेस भाई इसके सबके आंसर होते हैं, तो उन सब को आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप याद कर लो, स्टेप बाय स्टेप, एक एक हेडिंग से याद कर लो। हेडिंग अगर आपको याद है तो आप वहां लिख सकते हो। जैसे आपका प्रदूषण पर निबंध आया तो आ गया वायु प्रदूषण, तो आप वायु प्रदूषण आपका हेडिंग याद है। जल प्रदूषण याद है तो आपको कुछ तो लिख ही सकते हो, वायु प्रदूषण आप कुछ तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो वैसे आप हेडिंग ज्यादा याद करो। हेडिंग अगर आपको याद है, मेन चीज हेडिंग होता है। जैसे कोई न्यूज आता है, न्यूज का हेडिंग अगर कोई पढ़ लेता है तो समझ जाता है इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर कुछ भी है तो उसमें अगर न्यूज का हेडिंग पढ़ लिया जाता है, उसमें पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि इसमें क्या दिया है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन करो। जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। एंड वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो कारक हैं, सहायक कारक हैं, उनका वर्णन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग इसे याद कर लोगे तो भी आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। पूरा जितना बताना उतना याद करना है। आपके पास 365 दिन होते हैं, अगर आप चाहे 1 साल होते हैं, अगर आप 9 से 10th में पहुंचे, और आपको कितना कहा, केवल 20 से 25 क्वेश्चन कहा है, और इतना अगर आप याद करना चाहो तो 20 से 25 दिन में, 1 महीने में याद कर सकते हो। बट अब 365 दिन है तो भी ना याद कर पाओ तो भाई आपके ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बता दिया, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितना मैंने लिया है वो इंपॉर्टेंट है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुआ। जैसे भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन हुआ वो किन कारणों से हुआ, इनके विकास के बारे में पता लगाइए, ठीक है। विकास के बारे में पता लगे, जैसे इनका विकास कैसे हुआ, इनके बारे में आपको पता लगाना है अच्छे से। तो यहाँ आपको उपभोक्ता के बारे में, आपका उपभोक्ता वाला चैप्टर ही है, इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई एंड इनके विकास के बारे में पता लगाइए। इनके विकास के बारे में पता लगाइए, ठीक है। इसे कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 3 ऐसे कारकों को बताइए। ये दोनों एक ही चैप्टर से हैं, ये चैप्टर आपके लिए इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है।
3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो यहां से आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे एसएसटी का 20 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब भाई लॉन्ग क्वेश्चन आप इतना याद कर लो, ऑब्जेक्टिव हुआ, अतिलघु हुआ, उन सबको तो ज्यादा याद करना पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भाई इतना ज्यादा नहीं याद करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप सब्जेक्टिव की बात करो, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की, तो वो कम से कम आपको 100 याद करने पड़ेंगे। एंड अगर ऑब्जेक्टिव की बात करो तो ये भी लगभग 100 वो याद करने पड़ते हैं। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना, उन सबका बाप होता है, ये आपको कम ही याद करना पड़ता है और आपका अच्छा नंबर आता है। देखना, लॉन्ग क्वेश्चन से आप ज्यादा नंबर उठा सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन से कम आप। लेकिन हाँ, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं उठा पाओगे नंबर, अगर आपके हाथ में है, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो यार आप भी टॉपर बन सकते हो। इन 5 महीने पढ़कर टॉपर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी चैप्टर का यार बेसिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी मदद मिल सके कि वो भी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं या नहीं। यहां से देखो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।